Hello everyone, 30 days are left to prepare for prelims 23 examination. So your performance, your approach and your mindset during this crucial period will determine कि इस एग्ज़ाम में आपको सक्सेस मिलेगी या नहीं मिलेगी. तो इसीलिए इट इज़ वेरी क्रूशियल टू हैव अ विनिंग स्ट्रेटजी. बट देयर इज़ अ बर्निंग क्वेश्चन. वो क्वेश्चन क्या है कि सिंस इस पीरियड में सभी स्टूडेंट रिवीजन करते हैं, तो व्हाट शुड बी योर फोकस. क्या हमें स्टैटिक पोर्शन पे फोकस करना चाहिए या हमें करंट अफेयर पे फोकस करना चाहिए. दिस इज द कॉमन डिलेमा जो कि स्टूडेंट फेस करते हैं. बट डोंट वरी, आई एम हियर टू गाइड यू टूवर्ड्स द राइट पाथ. और इस वीडियो में हम प्रीलिम्स 22 पेपर को एनालाइज करेंगे. And at the end of this video, I will also suggest you the winning strategy. Now the question is, why we have this dilemma? ऐसा क्यों होता है? Let's try to find it out. अब देखो, prelims paper is constantly evolving. Questions काफ़ी random पूछे जाते हैं and that's why it is very difficult for a student to predict कि किस एरिया से किस टॉपिक से क्वेश्चन पूछे जाएंगे. एंड करंट अफेयर्स को लेके ऐसा माहौल बना हुआ है कि करंट अफेयर्स पे कमांड होना बहुत ज़रूरी है बिकॉज वेटेज काफ़ी ज़्यादा है. एंड इसीलिए वी टेंड टू ओवर एस्टिमेट द इम्पोर्टेंस ऑफ करंट अफेयर्स. ऐसा इसलिए भी होता है बिकॉज करंट अफेयर्स को लेके मार्केट में आसानी से ऑनलाइन ऑफलाइन मटेरियल आपको मिल जाता है. तो जितना मटेरियल उतना ही टाइम फिर आप देने लग जाते हो. इसके अलावा हम सही से एग्ज़ाम पैटर्न को समझते भी नहीं है. हमें पता ही नहीं होता है कि किस तरह से यूपीएससी क्वेश्चंस पूछती है. तो इससे होता क्या है कि हम करंट अफेयर्स को ज़्यादा टाइम देने लग जाते हैं. एंड करंट अफेयर्स को लेके कोई फिक्स सोर्सेज तो है नहीं, बहुत सारे सोर्सेज आपको फॉलो करने होते हैं. तो इससे होता क्या है कि वी ओवरलुक द स्टैटिक पोर्शन और इसी वजह से वी फेल इन द प्रीलिम्स एग्जामिनेशन. बट यहाँ पर ये क्वेश्चन अराइज होता है कि क्या केवल स्टैटिक पोर्शन पे कमांड होने से आपका प्रीलिम्स क्लियर हो जाएगा. तो इसके लिए लेट्स एनालाइज प्रीलिम्स 22 पेपर. फ्रेंड्स, दिस इज प्रीलिम्स 22 पेपर एंड यहाँ पे हमारा फोकस होगा टू आइडेंटिफाई दोज क्वेश्चंस जिन्हें आप बिना करंट अफेयर की नॉलेज के सॉल्व कर सकते हो, जो स्टैंडर्ड बुक से या फिर कॉमन सेंस से आप जिनको सॉल्व कर सकते हो. और फिर एंड में उनको हम काउंट करने वाले हैं. अब देखो, ये जो फर्स्ट क्वेश्चन है दिस इज फ्रॉम इकोनॉमी. क्या टॉपिक है? नॉमिनल इफेक्टिव एक्सचेंज रेट, रियल इफेक्टिव एक्सचेंज रेट. आप इकोनॉमिक्स की कोई भी बुक फॉलो करते हो तब में ये कॉन्सेप्ट आपको मिलेगा और इसमें एलिमिनेशन से भी आप आंसर तक पहुंच सकते हो. तो ये काफ़ी आसान क्वेश्चन है. नंबर 2 क्वेश्चन, यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, इनके क्या फंक्शंस होते हैं. तो अगेन दिस इज फंडामेंटल क्वेश्चन फ्रॉम इकोनॉमिक्स. आरबीआई, उसका कंपोजिशन, उसकी पावर्स क्या है, क्या फंक्शंस होते हैं, ये आपको किसी भी बुक में मिल जाएगा. सो अगेन दिस इज इजी क्वेश्चन. ऑलराइट, आगे बढ़ते हैं. यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है इन्फ्लेशन इंडेक्स बॉन्ड्स को लेके. देखो, बॉन्ड्स बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है हमारे लिए. अब ये टॉपिक आपको मिलेगा कहाँ पे? रमेश सिंह में. ओके, तो अगर ये बुक आप फॉलो कर रहे हैं तो आप आराम से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं. थोड़ा सा आपको एडिशनल इन्फॉर्मेशन चाहिए होगी बट हाँ, इतना तो हम प्रिपेयर करते ही हैं. तो दिस इज मीडियम डिफिकल्टी लेवल क्वेश्चन. आगे बढ़ते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई, रियल सेक्टर कौन सा है इन अवर इकोनॉमी. रियल मीन्स प्रोडक्टिव सेक्टर, जहाँ पे कुछ प्रोडक्शन होता है. तो अगेन वेरी फंडामेंटल क्वेश्चन, काफ़ी आसान सा क्वेश्चन है, आप आराम से इसे सॉल्व कर सकते हैं. देन अगला क्वेश्चन है कैपिटल एक्सपेंडिचर, रिवेन्यू एक्सपेंडिचर. अगेन अ वेरी फंडामेंटल क्वेश्चन, एनसीईआरटी में आपको मिल जाएगा. कोई भी स्टैंडर्ड बुक जो आप फॉलो करते हैं फॉर इकोनॉमिक्स, वहाँ से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं. तो काफ़ी आसान क्वेश्चन पूछा गया है.
आप देख सकते हैं कि इन क्वेश्चंस में करंट अफेयर की नॉलेज रिक्वायर्ड नहीं है। आगे बढ़ते हैं। अगला जो क्वेश्चन है अगेन फ्रॉम इकोनॉमिक्स, तो यहाँ पे गवर्नमेंट बोरोइंग पे क्वेश्चन पूछा गया है, डेटेड सिक्योरिटीज पे क्वेश्चन पूछा गया है। अगेन अ फंडामेंटल क्वेश्चन, कोई भी बुक आप रेफर करेंगे आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो दिस इज एन इजी क्वेश्चन। आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे ये क्वेश्चन पूछा गया था पॉलिटी से, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट। अब देखो यहाँ पे लक्ष्मीकांत की जो नॉलेज है उससे आप आराम से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। आपको एलिमिनेशन भी लगाना पड़ेगा। ऑलराइट, सो अगेन दिस इज इजी क्वेश्चन। अब ये एच.एन. सान्याल कमेटी अगर आपको नहीं भी पता है इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, बिकॉज जो बाकी ऑप्शंस हैं उनसे आराम से आंसर आ जाएगा। ऑलराइट, आगे बढ़ते हैं। अगेन दिस क्वेश्चन फ्रॉम पॉलिटी, और यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल पे क्वेश्चन पूछा गया है और ये आपको मिल जाएगा लक्ष्मीकांत से। काफ़ी आसान सा क्वेश्चन है। ऑलराइट, अगला क्वेश्चन जो पूछा गया है ये भी आप डायरेक्टली लक्ष्मीकांत से सॉल्व कर सकते हो। यहाँ पे डिफरेंट मिनिस्टर्स, उनका क्लासिफिकेशन ये पूछा गया है। आराम से ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। अगेन इजी क्वेश्चन। आगे बढ़ते हैं। अब ये क्वेश्चन पूछा गया है एक्सक्लूसिव पावर्स ऑफ लोकसभा। अगेन लक्ष्मीकांत अलग से दिया हुआ है, आप आराम से इसे सॉल्व कर सकते हो। काफ़ी आसान क्वेश्चन है। ऑलराइट, आगे बढ़ते हैं। दिस इज अबाउट एंटी डिफेक्शन लॉ। अगेन लक्ष्मीकांत से ये क्वेश्चन हो जाएगा। ओके, काफ़ी आसान क्वेश्चन है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा गया है अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया को लेके, सेपरेट पूरा चैप्टर ही दिया हुआ है लक्ष्मीकांत में। काफ़ी आसान सा ये क्वेश्चन है, कोई भी दिक्कत आपको नहीं आएगी। करंट अफेयर की नॉलेज नहीं भी होगी चलेगा। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है मैंडमस के ऊपर। अगेन लक्ष्मीकांत में इसको काफ़ी डिटेल में कवर किया गया है। काफ़ी आसान सा ये क्वेश्चन है। ओके, आगे बढ़ते हैं। अब देखो ये क्वेश्चन है ऑन डेप्यूटी स्पीकर। हालांकि लक्ष्मीकांत में इतना डिटेल में कवर नहीं किया गया है, बट इन ऑप्शंस को पढ़ के थोड़ा सा कॉमन सेंस लगा के आप आराम से आंसर तक पहुंच सकते हो। आप एलिमिनेशन कर लीजिए। तो अगेन काफ़ी आसान सा ये क्वेश्चन है और यहाँ पे भी करंट अफेयर की नॉलेज होना जरूरी नहीं है। अब देखो अगला क्वेश्चन है फ्रॉम एनवायरनमेंट। तो यहाँ पे क्या पूछा गया है, मोस्ट इंपॉर्टेंट एंथ्रोपोजेनिक सोर्स ऑफ मीथेन नाइट्रस ऑक्साइड। तो अगर आप एनसीईआरटी फॉलो करते हैं, आप शंकर आईएएस आपने फॉलो की है, तो काफ़ी आराम से आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे और आपको आंसर मिल जाएगा। आपको आंसर मिल जाएगा। आगे बात करते हैं। ये क्वेश्चन पूछा गया है सिस्टम ऑफ राइस इंटेंसिफिकेशन ऑफ कल्टीवेशन, ओके, इन विच अल्टरनेट वेटिंग एंड ड्राइंग ऑफ राइस फील्ड इज प्रैक्टिस। इससे क्या रिजल्ट आपको मिलने वाला है। अब देखो राइस डिफरेंट क्रॉप्स ये हमारे सिलेबस का पार्ट है, तो कोई भी वैल्यू एडेड मटेरियल आप फॉलो करेंगे वहाँ पे ये प्रोसीजर आपको मिलेगा। बट अगर आपको ये प्रोसेस पता भी नहीं है तब भी आप आंसर तक पहुँच सकते हो। देखो अल्टरनेट वेटिंग एंड ड्राइंग मतलब मीथेन प्रोडक्शन कम होगा, ठीक है, पानी आपका कम लग रहा है तो लाइट आपको कम चाहिए होगी। ओके, सीड रिक्वायरमेंट कम रहेगा, तो काफ़ी आराम से आप गेस भी कर सकते हो। तो अगेन इजी क्वेश्चन है, करंट अफेयर की नॉलेज होना जरूरी नहीं है। आगे बढ़ते हैं। देखो अगला क्वेश्चन पूछा गया है, यहाँ पे पीक दी हुई है और माउंटेन दिए हुए हैं, आपको पेयर मैच करना है। तो सिंपल सा मैपिंग वाला क्वेश्चन है, ये हम प्रिपेयर करते ही हैं, तो काफ़ी आसान सा क्वेश्चन है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा गया है अगेन फ्रॉम मैपिंग अफगानिस्तान की बॉर्डर। ओके, दिस इज बेसिक एटलस क्वेश्चन, काफ़ी आसान सा है, आपको कोई भी दिक्कत यहाँ पे नहीं आने वाली है। ऑलराइट, क्वेश्चन नंबर 19, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर लॉन्गेस्ट डे। तो अगर आपने जीसी लियोंग पढ़ी है तो आप आराम से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। करंट अफेयर की नॉलेज नहीं भी होगी चलेगा। आगे बढ़ते हैं। वेटलैंड, उनकी लोकेशन। देखो ये एक बहुत ही फेवरेट थीम है यूपीएससी की, काफ़ी बार क्वेश्चंस पूछे जाते हैं,
हमने पिछले वाले वीडियो में डिस्कस किया भी था। तो आप किसी भी स्टैंडर्ड सोर्स को फॉलो करते हैं वहाँ पे वेटलैंड आपको मिलेगा, और डिफरेंट वेटलैंड्स उनकी क्या लोकेशन है ये आपको मिलेगी, आप वहाँ से प्रिपेयर कर सकते हो। ओके, अगेन काफ़ी आसान सा ये क्वेश्चन है। आगे बढ़ते हैं। अब देखो ये क्वेश्चन पूछा गया था साइंस एंड टेक्नोलॉजी से, जिससे आप जनरल अवेयरनेस से सॉल्व कर सकते हो। क्या पूछा गया है? शॉर्ट रेंज डिवाइसेस टेक्नोलॉजी, सीसीटीवी, ऑब्वियस सी बात है। रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन, आपने फास्टैग सुना होगा, तो ये भी सही बात है। देन वायरलेस लोकल एरिया नेटवर्क, यहाँ तो लोकल छुपा हुआ है, तो दिस इज शॉर्ट रेंज, तो काफ़ी आसान क्वेश्चन हो जाएगा। ऑलराइट, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा गया है फ्रॉम इन्वायरमेंट, तो यहाँ पे फंक्शंस ऑफ वेटलैंड। अगेन आप शंकर आईएएस फॉलो करते हैं या कोई भी सोर्स आप फॉलो करते हैं, काफ़ी आराम से आप इस क्वेश्चन को आंसर कर पाएंगे। ऑलराइट, आगे बढ़ते हैं। क्या पूछा गया है? नाइट्रोजन फिक्सिंग प्लांट्स। देखो हमने इससे पहले वीडियो में डिस्कस किया था कि दिस इज फेवरेट थीम ऑफ यूपीएससी, हर साल क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, और इसका आंसर आपको मिलेगा क्लास 11th बायोलॉजी एनसीईआरटी चैप्टर नंबर 12। ओके, इसको मैं रखूँगा मीडियम कैटेगरी में, थोड़ा आपको टाइम देना पड़ेगा, दिमाग लगाना पड़ेगा, तब जाके आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। आगे बढ़ते हैं। अब देखो दिस इज क्वेश्चन नंबर 24 एंड दिस इज फ्रॉम मॉडर्न हिस्ट्री। तो यहाँ पे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919, ओके, रिजर्व सब्जेक्ट, ट्रांसफर सब्जेक्ट, इस पर क्वेश्चन पूछा गया है। तो अगेन ये काफ़ी आसान क्वेश्चन है, आप स्पेक्ट्रम से सॉल्व कर सकते हैं, आप ओल्ड एनसीईआरटी से इसे सॉल्व कर सकते हैं। देखिए लोकल सेल्फ गवर्नमेंट, दिस इज ट्रांसफर्ड सब्जेक्ट, ऑब्वियस सी बात है, और आप एलिमिनेशन भी कर सकते हो। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है गदर पार्टी, और इसको आप सॉल्व कर पाओगे फ्रॉम स्पेक्ट्रम, काफ़ी आसान ये क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है प्रपोजल ऑफ क्रिप्स मिशन, अगेन पूरा डिटेल में एक्सप्लेन किया गया इन स्पेक्ट्रम, काफ़ी आसान सा क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है फ्रॉम आर्ट एंड कल्चर। ओके, अब देखो यहाँ पे 4 टेक्स्ट आपको दिए गए हैं, और आपको बताना है कि कौन से जैन टेक्स्ट हैं। अब देखो ये क्वेश्चन थोड़ा डिफिकल्ट हो सकता है, बट अगर किसी ने नितिन सिंघानिया पढ़ी हो तो आराम से आप एलिमिनेट कर सकते हो। ये जो अवदनाज होते हैं ये बुद्धिस्ट टेक्स्ट होते हैं, ये जैन टेक्स्ट नहीं होते हैं, और जैसे ही आप इसको एलिमिनेट करोगे आंसर आ जाएगा। तो इसको मैंने रखा है मीडियम डिफिकल्टी लेवल में। ओके, आगे बढ़ते हैं। दिस इज फ्रॉम मॉडर्न हिस्ट्री, तो यहाँ पे डच को लेके क्वेश्चन पूछा गया है, गोवा को लेके क्वेश्चन पूछा गया है, और ईस्ट इंडिया कंपनी को लेके क्वेश्चन पूछा गया है। देखो इसको आप स्पेक्ट्रम से, ओल्ड एनसीईआरटी से सॉल्व कर सकते हो, बट हाँ थोड़ा डिफिकल्ट क्वेश्चन है, दिमाग आपको लगाना पड़ेगा, तो इसको मैंने रखा है डिफिकल्ट कैटेगरी में। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है टी प्रोड्यूसिंग स्टेट्स। भाई इसका तो डायरेक्ट रेफरेंस आपको मिलता है क्लास 10th ज्योग्राफी एनसीईआरटी में, वहाँ पे दिया हुआ है टी को लेके पूरा एक टॉपिक अच्छे से कवर किया गया है, तो ये काफ़ी आसान सा क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन क्या है? बैंक बोर्ड ब्यूरो। तो भाई इस पे काफ़ी बार क्वेश्चंस पूछे गए हैं, आप जिस भी सोर्स को फॉलो करते हैं उसमें आपको इसके बारे में डिटेल्स मिलेंगी। ओके, तो दिस इज अ रिपीटेड थीम, काफ़ी आसान क्वेश्चन पूछा गया है। आगे बढ़ते हैं। इकोनॉमिक्स से फिर से क्वेश्चन पूछा गया है कि कौन प्राइस स्टेबिलिटी को मेंटेन करता है बाय कंट्रोलिंग इन्फ्लेशन। अगेन फंडामेंटल क्वेश्चन, काफ़ी आसान क्वेश्चन पूछा गया है। और देखते हैं। अब देखो ये क्वेश्चन पूछा गया है 5th शेड्यूल को लेके, अगेन डायरेक्टली आप लक्ष्मीकांत से इसको सॉल्व कर सकते हो, काफ़ी आसान क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है क्लाउड्स को लेके। ओके, इसको आप एनसीईआरटी जीसी लियोंग से सॉल्व कर सकते हो, बट हाँ थोड़ा मीडियम डिफिकल्टी वाला क्वेश्चन है, आपको दिमाग लगाना पड़ेगा। ओके, आगे बढ़ते हैं। अब देखो यूनाइटेड नेशंस कन्वेंशन ऑन द लॉ ऑफ द सी, तो ये काफ़ी एक फेमस थीम है यूपीएससी की, काफ़ी बार क्वेश्चंस पूछे भी गए हैं। ओके, आप जिस भी वैल्यू एडेड मटेरियल को फॉलो करेंगे इसके बारे में आपको जानकारी मिल जाएगी। ओके, तो काफ़ी आसान सा ये क्वेश्चन है। आगे बढ़ते हैं।
देखो ये क्वेश्चन पूछा गया है आर्ट एंड कल्चर से। ओके, तो यहाँ पे अशोकन एडिक्ट को लेके क्वेश्चन पूछा गया है। लोकेशन और साइट को आपको मैच करना है। अगेन जो एनसीईआरटीज हैं उनसे आप इसको सॉल्व कर पाओगे, काफ़ी आसान सा क्वेश्चन है। ओके, आगे बढ़ते हैं। संगम लिटरेचर, अगेन जो ओल्ड एनसीईआरटी है आर एस शर्मा, काफ़ी अच्छे से कवर किया गया है, काफ़ी आसान क्वेश्चन है। यहाँ पे क्वेश्चन ऑल्दो ये करंट अफेयर का क्वेश्चन है, बट इसमें टॉपिक क्या है, रामानुजा, और इसके बारे में आपको मिलता है किसमें, नितिन सिंघानिया में। तो काफ़ी आसान ये क्वेश्चन है, आराम से नितिन सिंघानिया से ये टॉपिक कवर हो जाता है। ओके, अगला क्वेश्चन है रोल ऑफ बी सेल्स एंड टी सेल्स। तो भाई अगर आपने एनसीईआरटी पढ़ी है साइंस की, आराम से आप इस क्वेश्चन को कर पाओगे, काफ़ी आसान सवाल है। आगे बढ़ते हैं। अगला पूछा गया है एसिड रेन को लेके। तो भाई ये तो शंकर आईएएस में अलग से चैप्टर दिया हुआ है, काफ़ी आसान क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 40, और इसमें मोनेजाइट सैंड को लेके क्वेश्चन पूछा गया है। ये हमारे सिलेबस का पार्ट है। आप जिस भी वैल्यू एडेड मटेरियल को फॉलो करते हैं वहाँ पे आपको इस पे डिटेल्स मिल जाएंगी। बट देखो यहाँ पे एलिमिनेशन से भी आप आंसर तक पहुँच सकते हो, बिकॉज एंटायर वर्ड यूज़ किया हुआ है। तो जनरली ऐसा होता नहीं है, जैसे ही आप इसको एलिमिनेट करोगे यू विल गेट द आंसर। ओके, तो इसको मैंने रखा है मीडियम कैटेगरी में। ओके, तो व्हाट इज़ द कंक्लूजन। देखो 40 क्वेश्चंस ऐसे थे जिन्हें आप स्टैटिक नॉलेज से सॉल्व कर सकते हो, मींस 80 मार्क्स, और इसमें से भी 34 क्वेश्चंस काफ़ी आसान थे, 5 क्वेश्चन मीडियम डिफ़िकल्टी और एक क्वेश्चन डिफ़िकल्ट पूछा गया था। और कट ऑफ कितनी जाती है, 90 to 100। तो देखो इफ़ यू हैव कमांड ओवर स्टैटिक पोर्शन यू आर वेरी नियर टू द कट ऑफ, और ये सिमिलर ट्रेंड आपको मिलेगा। आप किसी भी ईयर का पेपर उठा के देख लो, इतना वेटेज तो होता ही है स्टैटिक पोर्शन का। बट द पॉइंट इज आप कट ऑफ के काफ़ी करीब हो लेकिन उसको क्रॉस नहीं कर पा रहे हो। तो इसके लिए करंट अफेयर की नॉलेज भी ज़रूरी है। देखो जो रिमेनिंग 60 क्वेश्चंस हैं उसमें 20-25 क्वेश्चंस ऐसे होते हैं कि अगर आपके पास एवरेज प्रिपरेशन है करंट अफेयर की तो इन क्वेश्चंस को आप कर पाओगे। तो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से कि इट इज़ द स्टैटिक पोर्शन जो कि गेम चेंजर है। और मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ, बिकॉज देखो स्टैटिक पोर्शन में सोर्सेस काफ़ी लिमिटेड होते हैं, फिक्स होते हैं, आपको पता है कि कौन सा सोर्स पढ़ना है। जबकि करंट अफेयर में ऐसा नहीं है, वहाँ पे बहुत सारे सोर्सेज होते हैं। और अगर आप वेटेज की बात करो तो हमने देखा कि 40% वेटेज तो आपको मिलेगा ही मिलेगा स्टैटिक पोर्शन से। ओके, और अगर आपकी कमांड है स्टैटिक पोर्शन पे, मीन्स कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी आपके पास होगी, तो इससे आप बाकी क्वेश्चन को भी सॉल्व कर सकते हो जिनका लिंक होता है करंट अफेयर के साथ। इवन जो अनफेमिलियर क्वेश्चंस हैं उनको भी आप स्टैटिक पोर्शन की नॉलेज से सॉल्व कर सकते हो। और करंट अफेयर में क्या पढ़ना है वो भी आप डिसाइड कर सकते हो स्टैटिक पोर्शन से। तो अगर स्टैटिक पोर्शन पे आपकी कमांड है तो आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, स्ट्रेस एंजाइटी आपकी काफ़ी कम हो जाएगी पेपर में। और अगर आप ऐसा कर लेते हो तो मान के चलो आपका प्रीलिम्स निकल रहा है। तो व्हाट इज़ द विनिंग फॉर्मूला, आपको मानना होगा कि स्टैटिक एंड डायनामिक दोनों ही इंपॉर्टेंट है, बट इट इज़ द स्टैटिक पोर्शन दैट इज़ द गेम चेंजर। तो इस पे आपकी कमांड होनी चाहिए। ओके, एंड जो करंट अफेयर्स हैं उसमें अगर आप अबव एवरेज भी हो तो काम चल जाएगा। तो करना क्या है, ये जो 30 डेज का पीरियड बाकी है इसमें जितना भी टाइम आप दे रहे हो उसको 70-30 रेशो में आपको डिवाइड करना होगा। 70% टाइम दो स्टैटिक पोर्शन को एंड 30% टाइम आपको देना होगा करंट अफेयर को। अगर आप ऐसा कर लेते हो तो मान के चलिए जो आपकी परफॉर्मेंस है वो ट्रांसफॉर्म हो जाएगी फ्रॉम एवरेज टू आउटस्टैंडिंग, एंड दिस इज़ द की टू सक्सेस इन प्रीलिम्स 23 एग्जामिनेशन। तो फ्रेंड्स आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें और साथ ही साथ हमारे यूट्यूब चैनल प्रेप आईएएस को सब्सक्राइब करें। टू नो अबाउट आवर कोर्सेज आप इस पोर्टल को विजिट कर सकते हैं
एंड इफ़ यू वांट टू कॉन्टैक्ट अस, बहुत सारे मैकेनिज्म अवेलेबल हैं, आप हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हो। तो फ्रेंड्स, ऑल द बेस्ट, गुड बाय, जय हिंद।